हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का अध्याय 6 कक्षा 7 का, जिसका नाम है संचार माध्यमों को समझना। तो गाइज, अगर आप अभी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है संचार माध्यमों को समझना, इसको हम पढ़ते हैं। संचार माध्यमों को समझना। टेलीविजन पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्राय आप कौन से अखबार पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको इसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्राय सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो ये शब्द है मीडिया। तो इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं? संचार के जो साधन हैं इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप जानेंगे कि ये कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज़ को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यम से सीखी हो? तो गाइज, इस चैप्टर में हम संसार के जो हमारे साधन हैं उनके बारे में और ये हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं, हमारे प्रतिदिन के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, तो इन सब के बारे में यानी संसार के जो साधन हैं इनके बारे में इस चैप्टर में हम विस्तार से पढ़ेंगे। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। यानी जो आप स्थानीय जो मेला होता है उसकी दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो कुछ भी आप देखते हो, तो इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया है वो कह सकते हैं, कहा जा सकता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य है कि उन विभिन्न तरीकों से हैं जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो, अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश विदेश के जनसमूह तक है, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। तो पृष्ठ संख्या 70 पर दिए गए कोलाज में से संचार माध्यमों के 6 अलग अलग प्रकार को आपको छांटना है। संचार माध्यम और तकनीकी। आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा यानी मुश्किल होगा, लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। उन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए। तो जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर है वो बदलती रहती है। एक आपको इमेज दिखाई दे रही है, इस चित्र में आपको नजर आ रहा है कि बाइबिल के पहले पन्ने की छपाई करते हुए गुटेनबर्ग, यानी इस चित्र के अंदर बाइबिल का जो पहला पन्ना है उसकी छपाई कर रहे हैं गुटेनबर्ग। तो अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। अखबार, टेलीविज़न और जो रेडियो होता है वो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो हम अखबारों, पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में, टीवी, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। तो आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीकी से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीकी किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है। तो तकनीकी तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। तो इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता से सुधार आता है, लेकिन तकनीकी इससे भी अधिक कुछ करती है। यानी हम जो सोचते हैं, जो हमारी तकनीकी है वो इससे और अधिक कुछ करती है। ये हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। और उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न, यानी आपको अपने परिवार के जो बड़े लोग हैं उनसे पूछना है कि जब टीवी नहीं था तब वे रेडियो पर क्या सुनते थे। उनसे पूछिए कि किस क्षेत्र में पहले टीवी कब आया था आपके क्षेत्र में, और केबल टीवी कब शुरू हुआ था, और आपके पड़ोस में कितने लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। ऐसी 3 चीज़ों की सूची बनानी है जो संसार के किन्हीं अन्य भागों से संबंधित हैं और जिनके बारे में आपने टेलीविज़न देखकर जाना है, सीखा है। तो आज हमारे लिए टेलीविज़न के बिना जीवन है उसकी कल्पना करना कठिन है।
यानी मुश्किल है। टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुंदर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य लोगों के समाचार और मनोरंजन कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई जम्बू में बैठकर अमेरिका के फ्लोरिडा के समुद्री जो तूफान की जो छवियां हैं उनको देख सकते हैं। टेलीविज़न ने पूरी दुनिया को पास ला दिया है। यानी हम जो हमारा टीवी है इसके अंदर वो सब कुछ चीज़ें आसानी से देख सकते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि टेलीविज़न ने जो दुनिया है उसको बहुत पास ला दिया है। संचार माध्यम और धन जनसंचार तथा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं, यानी बहुत ही इसमें धन खर्च होता है। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहां पर समाचार वाचक बैठता है उसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि हैं। तो इन सभी का जो मूल्य है वो बहुत ही अधिक है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो वो कौन कौन से लोग हैं जिनको मतलब वो वेतन है वो दिया जाता है। तो जो प्रसारण में सहायता करते हैं, तो इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीकी जुटाने पर बहुत धन व्यय होता है, यानी बहुत ही धन है वो खर्च होता है। तो इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। तो इस चित्र में आप देख रहे हो कि ये यंत्र टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप था। अपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एल बेड। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। तो आपने अपने प्रिय टीवी कार्यक्रम के दौरान विज्ञापित होने वाले 3 चीज़ों की आपको सूची बनानी है। एक समाचार पत्र लीजिए और उसमें दिए गए जो विज्ञापन हैं उनकी संख्या को आपको गिनना है, काउंट करना है। कुछ लोग कहते हैं कि समाचार पत्रों में बहुत अधिक विज्ञापन होते हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि ये सब बात सही है? यदि हाँ तो क्यों? जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं कि एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करता है और विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि। तो आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविज़न कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। तो टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी 1 ओवर के बाद बार बार यही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। तो इस तरह प्राय बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं, जैसा कि आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे कि विज्ञापनों का बार बार आवर्ती इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीदेंगे। यानी एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने की मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर यानी 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये के बीच पड़ता है। संचार माध्यम और लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं सरकार किस प्रकार काम कर रहा है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा भी संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजन करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। आपको ये इमेज दिखाई दे रही है, तो इसमें अलग अलग पाठकों की पसंद को देखते हुए छपाई वाले माध्यम है वो कई तरह की जानकारियाँ उपलब्ध करवाते हैं। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ये आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। तो जानकारी कैसी होनी चाहिए? जानकारी संतुलित होनी चाहिए। आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक समाचार के दो भिन्न यानी अलग अलग रूपों को पढ़कर समझें कि संतुलित संचार माध्यम का तात्पर्य क्या है। हैं दो अलग अलग रूप, न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, इंडिया डेली की रिपोर्ट। तो पहले न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्काजाम, यातायात रुका। राधिका मलिक, INN। कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगाने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने ये
निर्णय कुछ जल्दीबाजी में लिया है, परंतु विरोधियों को काफ़ी समय से ये पता था कि उनकी इकाइयाँ गैरकानूनी हैं। तो इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। तो शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा कि हमारा शहर भारत के नए व्यवसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। तो इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिक कारीगरों को पुनर्स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरा, कारखानों के बंद होने से घोर अशांति, यानी शांति नहीं है, घोर अशांति फैली हुई है बंद होने से कारखानों की। तो शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखाने का बंद होना एक गंभीर समस्या के रूप है वो ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंदी अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि इनसे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस देता रहता है। तो इसमें गलती किसकी? इसमें गलती है नगर निगम की, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्र में लगातार नए कारखाने लगवाने के लाइसेंस है वो देता रहता है। तो उन्होंने ये भी कहा कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। कारखानों के मालिकों मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद प्रस्ताव किया है। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा कि सरकार कहती है कि उनसे हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार इस क्षेत्र में हमें जिस प्रकार के क्षेत्र वह हमें दे रही हैं, वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। पिछले 5 वर्षों से वहाँ काम का विकास है वो नहीं हुआ है। क्या दोनों समाचार पत्रों में दिया गया उपयुक्त विवरण एक जैसा है? आपके विचार से इनमें क्या क्या समानताएं, अंतर हैं? यदि आप न्यूज़ ऑफ इंडिया में दिया गया विवरण पढ़ेंगे तो इस मुद्दे के बारे में आप है वो क्या सोचेंगे? वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे, और यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती हैं। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनके प्रति एक बुरी छवि है वो अंकित करता है। तो दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते हैं कि कारखाने बंद होने से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी है वो छिन जाएगी, यानी वो रोजी रोटी है वो खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास पर्याप्त हैं। तो इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। ये होती है संतुलित रिपोर्ट। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रण या प्रभावित न करें। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करें। तो इसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं, इसलिए ये आवश्यक है कि ये जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि किसी विषय के दोनों पक्षों को जानना महत्वपूर्ण है? क्यों? मान लीजिए आप किसी समाचार पत्र के पत्रकार हैं, अब आप उपयुक्त दोनों विवरणों में एक संतुलित रिपोर्ट है वो तैयार करनी है। तथ्य तो ये है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गति की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित कराती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा समय 1975 स्वतंत्र तक आपातकाल का था। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों में दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश अब कि टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी चलता रहता है, यानी हम देखते हैं आजकल बहुत से घरों में अधिकांश समय यानी ज़्यादातर समय वो टीवी चलता ही रहता है। हमारे चारों ओर दुनिया के बारे में हमारे बहुत से विचारों कुछ हम टीवी पर देखते हैं, उसी से बनते हैं। यानी जो विचार हम टीवी पर देखते हैं उसी से हमारे विचार, नए विचार बनते हैं। तो ये दुनिया को देखने वालों की एक खिड़की की तरह है। आपके विचार में ये हमें कैसे प्रभावित करता है?
टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं, जैसे सास भी कभी बहू थी, जैसे पारिवारिक धारावाहिक, खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम हैं जैसे बिग बॉस हो गया, समाचार, खेल, कार्टून आदि। तो हर कार्यक्रम के पहले, बीच में और अंत में विज्ञापन होते हैं, क्योंकि टीवी का समय बहुत ही महंगा होता है, इसलिए केवल वे कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सकें। आपके विचार में ऐसे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं? उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो टीवी में दिखाई जाती है या नहीं दिखाई जाती। टीवी हमें अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है या गरीबों की? तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वासों, हमारी रूख मूल्यों को कैसे बनाता है। और हमें ये समझने की ज़रूरत भी है कि हम संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाता है। तो अपनी पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक की उत्सुकता भरा बड़ा संसार है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी ओर टीवी ध्यान नहीं देता। फिल्म स्टारों, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों और धनाढ़ जीवन शैलियों से परे भी एक ऐसा संसार है जहां हम सबको पहुंचना चाहिए, विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रम का आनंद भी लें और देखें और सुने एवं प्रसंगों पर प्रश्न भी उठाएं। समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं, तो इसके कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करना इसके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में निकला कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार के गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता है। तो इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। मसौदा तय किया जाना, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इससे भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर ये तय कर देते हैं कि समाचार में दिए जाने योग्य हैं। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों में रुचि इसे समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं, कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान इन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्राय ये कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा एजेंडा तय करते हैं। अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने काला पीओ में कीटनाशकों का स्तर खतरे से इस स्तर तक बड़े होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। तो उन्होंने कीटनाशकों की अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पीओ को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों के निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान भी न जाता। अब संचार माध्यमों की फैशन शो बहुत ही लोकप्रिय हुए हैं आजकल। तो कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे लिए जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए जैसे एग्जाम्पल है, पीने का पानी हमारे देश की बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं, मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में भावनाओं के समक्ष अपने वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा कर दिया गया और किसी ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तो समाचार माध्यमों के द्वारा एजेंडा तय करते हुए झोपड़पट्टियों के स्थान पर फैशन वीक की खबर देने से क्या नतीजा निकलता है? क्या आप किसी एक ऐसे विषय के बारे में जानते हैं जो आपको इसलिए महत्वपूर्ण नहीं लगता क्योंकि संचार माध्यमों में उसे दिखाया नहीं गया था? स्थानीय संचार माध्यम, ये जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लगे
लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है। इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज तथा उर्वरकों के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। कुछ अन्य लोग काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों को वास्तविक जीवन की स्थितियों डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं। कभी कभी तो इन गरीब लोगों की फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं। दूसरा उदाहरण खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। यानी एक लहरिया नामक एक समाचार पत्र है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले का है, जिसमें 8 दलित महिलाएं द्वारा 15 दिन में ये निकाला जाता है। स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा, राजनीतिक भ्रष्टाचार के संबंध में रिपोर्ट होती है। इस समाचार पत्र के पाठक हैं किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक, महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यम के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं कि कभी सरकार चाहे तो भी संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्राय संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्राय पूर्ण नहीं होती और एक पक्षीय हो सकती है। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों छोड़ दिया गया है। सामाजिक विज्ञापन, तो सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती हैं जिससे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। तो यहाँ आरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन है वो प्रस्तुत किया गया है, जो आप इस चित्र में देख रहे हो। तो इस तरह से गाइज हमने जो हमारा चैप्टर है इसको पढ़ लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइज।